जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SVN क्लासेज में। और सब पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? बढ़िया। नहीं तो पढ़ाई लिखाई जारी रखिए लोग एकदम, ठीक है, क्योंकि आने वाले टाइम में और सारी वैकेंसीज आने वाली हैं और तैयारी पहले से रहेगी तो ही आप सिलेक्शन ले पाएंगे। क्योंकि इस टाइम कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है डे बाय डे, क्योंकि लड़के मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है, इससे पीछे वाले क्लास में हम लोग संविधान सभा का गठन कैसे हुआ उन सारी चीज़ों के बारे में बात किया था और बताया था मैंने वहाँ पे कि 389 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें 208 पे कांग्रेस को सफलता मिली, 73 सीटों पे मुस्लिम लीग और 15 अन्य थे। ठीक है, ये सारी बातें वहाँ पे हो चुकी हैं। अगर जो भी उस क्लास को ना देखा है तो जाके उस क्लास को देख ले। और यही कहूँगा कि बीच में से अगर क्लास देखेंगे तो आपको क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी, तो फिर आपके अंदर निगेटिव फीलिंग आएगी कि मेरे प्रति भी आएगी कि बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, और अपने प्रति भी आएगी, आप अपने आप को लो कंपटीटर फील करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कंपटीशन लायक नहीं हूँ। तो शुरू से क्लास देखेंगे तो इस चीज़ की गारंटी है कि आपको ज़रूर क्लास समझ में आएगी। एक एक चीज़ एकदम डिस्कस किया हूँ बढ़िया से, इससे ज़्यादा डीप में कुछ हो ही नहीं सकता है, बस यही जान लीजिए आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जो बताया था वहाँ पे कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था 296 सीटों पे। तो जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था उसमें किस प्रणाली के तहत निर्वाचन किया गया था? तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधित्व, इन दोनों का जो स्वरूप था उसके तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराया गया था। इसके बाद आज की क्लास में हम लोग स्वतंत्रता से पूर्व जो संविधान सभा की बैठकें हुई, जो महत्वपूर्ण बैठकें थी जहां से क्वेश्चन बनते हैं, उसको पढ़ेंगे। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का संवैधानिक विकास में क्या योगदान है उसको पढ़ेंगे। और माउंटबेटन योजना के तहत ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था, तो थोड़ा सा प्रकाश माउंटबेटन योजना पे भी डालेंगे। और उसके बाद स्वतंत्रता का जो अधिनियम 1947 था उसका क्या प्रभाव पड़ा संविधान सभा पे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति की ये कैसी विधि है, देखिए यहाँ पे बोर्ड वर्क किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि 4 लोग मतदान में हैं, तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति जो होती है इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए इसमें सारे लोगों को, अगर हम ही वोट देने जाएंगे तो सारे लोगों को वोट करेंगे। अब उसमें अपने चॉइस के हिसाब से वोट करेंगे कि किसको पहले स्थान पे, कौन मेरा पहला प्रायोरिटी है और कौन उसके बाद। मान लीजिए कि हम गए इन लोगों को वोट देने, तो मेरे नज़र में ये समझ में आए कि पी मेरे लिए बढ़िया उम्मीदवार है, तो मैं पी को पहला नंबर दूंगा। फिर अगर मान लीजिए ये समझ में आए कि हो ना सके कि पी ना जीते तो किसी और को दे दे, उसके बाद कौन से प्रायोरिटी किसकी होगी, तो मान लीजिए कि हमने उसके बाद क्यू को रखा, तीसरे नंबर पे वोट दिया हमने आर को, और चौथे नंबर पे हमने वोट दिया एस को। ठीक है, तो ये पी क्यू आर एस चारों को हमने, इसको पहली प्रायोरिटी दी, इसको दूसरी दी, इसको तीसरी दी, इसको चौथी दी। ये चीज हो गई। उसके बाद जब काउंटिंग होती है तो पहले ये देखा जाएगा कि पी को कितने वोट मिले। अगर पहले काउंटिंग में पहले नंबर के वोट को गिना जाएगा कि पहले काउंटिंग में ही अगर पी को बहुमत मिल गया, बहुमत का मतलब क्या हो गया कि टोटल जो वोट है उसका बटा 2 से अधिक, अर्थात मान लीजिए कि अगर 1000 वोट है और उसमें 501 वोट पहली बार में ही काउंटिंग हुई और पी को मिल गए, तो यहीं पे पी को विजयी घोषित कर दिया जाएगा।
अगर किसी को स्पष्ट बहुमत यहाँ पे पहली बार की काउंटिंग में नहीं मिलती है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो पहली बार की काउंटिंग हुई तो उसमें जो अंतिम स्थान पे रहेगा उसको हटा दिया जाता है। अब 3 लोगों की दोबारा काउंटिंग होगी और इसमें दूसरे नंबर को जो प्रायोरिटी दी गई थी तो उसको उसके वोट को भी काउंट किया जाएगा यहाँ पे। और जब काउंट किया जाता है तो काउंट करने के बाद ये देखा जाता है कि इसको भी काउंट करने के बाद अगर पी को बहुमत मिल गया तो पी को विजयी घोषित कर दिया गया। ठीक है, अगर यहां पे भी पी को बहुमत नहीं मिला तो अगर तीसरे स्थान पर आर रहा है तो इसको भी अब यहां से सेकेंड राउंड की जो काउंटिंग थी हटा दिया जाएगा। अब बचे 2 उम्मीदवार, अब इनमें देखा जाएगा कि किसको बहुमत, जब आगे की राउंड में गिनती की जाएगी तो किसको बहुमत मिल रहा है और उसको क्या किया जाएगा, विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति हो गई। अब इसमें समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात आती है तो देखिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि कोई सांसद आया है या विधायक, दस लाख वोटों पे, मान लीजिए कि कोई विधायक चुन के आ रहा है 10 लाख वोटों पे और कोई विधायक आ रहा है नहीं, यहां पे ये तो ये हो गया यहां पे ये 10 लाख हो गया और ये क्या हो गया 7 लाख हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि कोई विधायक चुन के आ रहा है 10 लाख पे और कोई विधायक चुन के जा रहा है 7 लाख पे, उसके विधानसभा में वोटों की संख्या 7 ही लाख है और इसके विधानसभा में मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसके वोट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके कंपेयर में इसके वोट की वैल्यू कितनी होगी इसका अनुपात मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा वोटों से चुन के आया है तो इसके कंपेयर में इसके वोट की वैल्यू कितनी होगी, इसी चीज को ध्यान में रख के और काउंटिंग में भी इस चीज का ध्यान रखा जाता है। इसी वजह से ये जो पद्धति है इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति बोला जाता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था। ये टॉपिक क्या था, चूंकि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन कराया गया था तो मैं सोचा हूं कि इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग संविधान सभा की जो बैठक थी स्वतंत्रता से पूर्व उसकी बात करेंगे। तो देखिए संविधान सभा की जब बैठक हुई तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और कहां पे हुई तो नई दिल्ली में हुई। उसको संविधान भवन बोला जाता था, अब जो संसद भवन बना है तो इसको अब केंद्रीय कक्ष बोला जाता है। ठीक है, तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को, और इस बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया। देशी रियासतों ने भी इसमें भाग नहीं लिया और मुस्लिम लीग ने भी इस बैठक में भाग नहीं लिया। तो प्रथम बैठक की अगर बात करेगी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 में हुई। कहां पे हुई, तो दिल्ली में हुई। इसमें कितने सदस्य भाग लिए, तो 211 सदस्य भाग लिए। इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया और देशी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। ये सीटें भी रिक्त रही। मुस्लिम लीग ने क्यों भाग नहीं लिया, ये इतिहास का विषय है। इतिहास जब पढ़ाएंगे तो हम अच्छे से वहां पे डीप में आप लोगों को बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे 211 सदस्यों ने भाग लिया और मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, देशी रियासत ने भी भाग नहीं लिया। और यहाँ पे
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। और इनको किस बेसिस पे चुना गया? अध्यक्ष चुनने के लिए कुछ तो क्वालिटी देखी गई होगी। तो फ्रांस में एक पद्धति चलती है कि अगर किसी चीज में किसी को अध्यक्ष चुनना हो तो उसका जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को अध्यक्ष चुना जाता है। तो उसी बेसिस पे सच्चिदानंद सिन्हा उस टाइम जितने भी सदस्य भाग लिए थे प्रथम बैठक में, उसमें सबसे सीनियर थे ये। यही वजह था कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया? संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, अगर पूछे कि किस देश की परिपाटी के अनुसार यह चुना गया था वरिष्ठतम सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष, तो आप बताएंगे कि फ्रांस के। और इसको कॉपी में नोट भी कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो चीज मैं नहीं लिखवा रहा हूं तो उसको आप भी नहीं लिखेंगे। मुंह से आवाज सुन रहे हैं मेरे द्वारा जो निकल रही है, आपको अगर सुनाई दे रही है और आपको लगे कि इंपॉर्टेंट चीज है तो आप अपने से भी ऐड कर सकते हैं। हैंड रिटेन नोट्स बनाने का यही बढ़िया है कि आप अपने अकॉर्डिंग उस नोट्स को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, यहां पे ये चीज हो गई। इसके बाद जो द्वितीय बैठक थी, सेकेंड बैठक, वो 10 दिसंबर को हुई। ठीक है, इसमें बहुत कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद थर्ड बैठक जो हुई वो 11 दिसंबर 1946 को हुई। ठीक है, और इसी थर्ड जो बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, यहीं पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 2 उपाध्यक्ष चुने गए। एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे बी.टी. कृष्णामाचारी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। किस बैठक में चुना गया था, तो ध्यान रहे ये तीसरी बैठक थी। कहीं कहीं लोग बताते हैं कि द्वितीय बैठक में 9 के बाद 11 को नहीं हुई थी, 9 के बाद 10 को भी बैठक हुई थी। इस चीज के लिए आप कंफर्म रहेंगे। तो यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। और 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी जी को। तो ये चीजें हो गई। ठीक है, तो यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद एच.सी. मुखर्जी, उसके बाद बी.टी. कृष्णामाचारी, ये दोनों उपाध्यक्ष थे और ये अध्यक्ष थे। ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो माउंटबेटन योजना को पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को संवैधानिक विकास के दृष्टिगत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ना है। और जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ना है तो वो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया था वो माउंटबेटन योजना के तहत लाया गया था। तो यहां पे बिना देर किए हम लोग माउंटबेटन योजना के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। इसको यहां पे नोट कर लेंगे अगर, तो हिस्ट्री में आपको, हिस्ट्री में भी इस टॉपिक को पढ़ना है तो हिस्ट्री में आपके लिए ये चीजें आसान हो जाएंगी।
देखिए, माउंट बेटन योजना, ठीक है। इसमें जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, हुआ क्या कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया और नेहरू जी को अंतरिम सरकार के गठन हेतु आमंत्रित किया गया, जब इनको आमंत्रित किया गया तो इसके विरोध में 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया और देश में मुस्लिम लीग द्वारा बहुत जगहों पे सांप्रदायिक दंगों को फैलाया गया। क्यों फैलाया गया? क्योंकि मुस्लिम लीग हमेशा कांग्रेस के विरोध में रहती थी और भारत विभाजन की बात करती थी हमेशा से। तो यहां पे क्वेश्चन बन जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो आप क्या जवाब देंगे? 16 अगस्त 1946 को। किसके द्वारा मनाया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? तो कैबिनेट मिशन के तहत जो अंतरिम सरकार का गठन हेतु जवाहरलाल नेहरू जी को आमंत्रित किया गया था, उसी के विरोध में मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। तो एक चीज तो ये हो गई कि मुस्लिम लीग एकदम विरोध में है। उसके बाद जब प्रथम संविधान सभा की प्रथम बैठक भी हुई तो उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया उस बैठक का। इन सारी घटनाक्रम को जो ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली, वो देख रहे थे और वो समझ चुके थे कि अब भारतीयों में या भारतीयों के ऊपर शासन करना उचित नहीं है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने घोषणा किया कि 30 जून 1948 से पहले हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। क्या बोला उन्होंने, इटली जी ने, कि 30 जून 1948 से पहले हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है। और चूंकि स्वतंत्र कर देंगे तो ऐसा तो है नहीं, बहुत दिनों से ब्रिटेन का ताज शासन कर रहा है। तो इसी चीज की समीक्षा करने हेतु कि वहां पे आगे कैसे क्या चीजें की जाएंगी, तो इससे अब तक जो वायसराय था भारत का वो बेवेल था और अब वायसराय इनके द्वारा बना के भेजा गया माउंटबेटन को। ठीक है। और माउंटबेटन को वायसराय बना के भेजा गया 24 मार्च 1947 को 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन भारत आता है, भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करता है, उसके बाद फिर ब्रिटेन चला जाता है। और ब्रिटेन जाके, क्योंकि ब्रिटिशर्स जान चुके हैं कि मुस्लिम लीग भारत में नहीं रहेगी शामिल और भारत से अलग देश की मांग बहुत पहले से मुस्लिम लीग उठाती हुई आ रही है, तो वहां पे जाके माउंटबेटन जो था वो भारत विभाजन की जो तस्वीर है या प्रारूप है वो ब्रिटेन की सरकार के सामने रखा। और फिर जब सामने रखा तो उसके बाद वहां से उसको फिर दोबारा भारत भेजा गया। ठीक है। और भारत में आके उसने जो प्लान दिया उसी को क्या बोला गया? माउंटबेटन योजना बोला गया। उसी को 3 जून प्लान भी बोला जाता है। इसी को मनबाटन योजना भी कहा जाता है और इसी को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। ठीक है। प्रारंभ में ये जो विभाजन का प्लान था, महात्मा गांधी और अबुल कलाम आजाद जो थे, ये सारे लोगों ने इस जो प्लान था इसका विरोध किया, लेकिन जल्द ही इन लोगों को भी बैकफुट पे आना पड़ा क्योंकि मुस्लिम लीग भारत में रहना ही नहीं चाहती थी। तो इन लोगों ने सोचा
कि अगर मुस्लिम भारत से अलग रहना चाहते हैं तो क्यों ना हम लोग उनको सौंप दें। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बैठक हुई नई दिल्ली में, और वहां पे गोविंद बल्लभ पंत द्वारा विभाजन का प्रस्ताव रखा गया और उसको बहुत सारे नेताओं द्वारा समर्थन दिया गया। तो चूंकि गांधी जी पहले विरोध में थे विभाजन के, लेकिन जब वो समझ गए कि विभाजन ही उचित रास्ता होगा तो वो भी इसके समर्थन में आ गए। और इसी चीज पर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने बोला था कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। तो ये कोटेशन कभी कभी पूछता है कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण किसने बोला था। तो माउंटबेटन योजना के बारे में बोला गया था और किचलू ने बोला था, क्योंकि गांधी जी पहले इसके विरोध में थे और फिर बाद में पक्ष में आ गए थे, इसके समर्थन में आ गए थे। तो ये हो गया माउंटबेटन योजना। तो यहां पे देखिए, इसमें हम देखेंगे 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। मेन पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। इसमें आगे ये भी आप लिख लेंगे कि मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया और क्यों मनाया गया, ये भी मैं बता चुका हूं। फिर इसमें अगला पॉइंट आप नोट करेंगे कि इटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में बोला गया कि 30 जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ये लिख लीजिएगा कि ब्रिटेन के पीएम क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की गई कि हम भारतीयों को 30 जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। उसके बाद बेवेल के जगह पे माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाया गया। फिर वो आया भारत में, भारत विभाजन का जो प्लान था उसको तैयार किया, और फिर हम बताए हैं आप लोगों को कि 3 जून को वो प्लान प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसको 3 जून प्लान, मनबाटन योजना, बाल्कन प्लान और माउंटबेटन योजना, इन सारे नामों से संबोधित किया जाता है। और इसमें जो भी चीजें कही गई उन सारी चीजों को, और एक इसमें कोटेशन था कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण, पक्ष में समर्पण। तो ये कौन बोला था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने बोला था। भी आप लोग नोट कर लेंगे, ये कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब इसके बाद इसी योजना के तहत भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को लाया गया। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
1947। और ये लाया किस योजना के तहत लाया गया? माउंटबेटन योजना के तहत। अच्छा, एक चीज बताइए आप लोग, अगर पूछे कि भारत में जो विभाजन का प्रस्ताव लाया गया वो किस योजना के तहत लाया गया, तो आप लोग क्या बताएंगे? आप लोग यही बताएंगे कि माउंटबेटन योजना के तहत, क्योंकि माउंटबेटन ही जो विभाजन का प्रारूप था वो तैयार करके ब्रिटेन सरकार के सामने रखा था और फिर आके यहाँ पे उसी प्लान को क्या किया था, लागू किया था। तो देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था माउंटबेटन योजना के तहत ही लाया गया और इस विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया 4 जुलाई 1947 को, और ये हाउस ऑफ कॉमन्स से 15 जुलाई 1947 को पास हो गया और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से पास हो गया और इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इसे राजकीय स्वीकृति मिल गई। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है 1947 का, उसको राजकीय स्वीकृति अर्थात दोनों सदनों से पास होके वो अधिनियम जब बना उसी की डेट को कब मिली थी, किस डेट में मिली थी? तो ये आप बताएंगे 18 जुलाई 1947 को। और ये क्वेश्चन एक बार पीसीएस में पूछ रखा है और मेरा पढ़ाने का मकसद ही यही होता है। मैं जब इस बोर्ड के सामने खड़ा होता हूं तो मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि क्यों ना आप लोगों को एक ऐसी क्लास प्रोवाइड कराई जाए कि वो क्लास ही सब कुछ हो। और आप कोई क्वेश्चन, कोई प्रैक्टिस बुक उठा के देख लीजिएगा, जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा आप लोगों को। सोचिए इस चीज के लिए मैं कितना मेहनत करके इस प्लेटफॉर्म पर आके खड़ा होता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या किया गया? 4 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया और हाउस ऑफ कॉमन्स से ये 15 जुलाई को पास हुआ। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स से 16 जुलाई को पास हुआ और राजकीय स्वीकृति इसको मिल गई 18 जुलाई को। जुलाई 1947 को, अर्थात 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। अब इस अधिनियम में प्रावधान क्या क्या किए गए, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें। ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहेंगे साथ ही साथ। अगर नोट करते रहेंगे कंप्लीट नोट तैयार हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो देखिए, इसमें जो पहला प्रावधान किया गया वो ये किया गया, इसमें बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान की स्थापना की जाएगी। यहां पे डोमिनियन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अभी भी ब्रिटेन का शासन है और भारतीय संविधान अभी पूर्णतया बन के तैयार नहीं है, और जब तक भारत का संविधान खुद का नहीं हो जाएगा तब तक हम ब्रिटेन के द्वारा जो भी चीजें दी गई हैं उसी के बेसिस पे शासन करेंगे। इस वजह से यहाँ पे डोमिनियन की बात बोली गई। तो यहाँ पे पहला प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इसमें यह बताया गया
कि भारत भी अपने लिए संविधान सभा का निर्माण कर सकेगा और भारत अपना संविधान खुद बना सकेगा और पाकिस्तान भी अपना संविधान खुद बना सकेगा और अपनी संविधान सभा के तहत। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को घोषणा कर दी गई कि भारत और पाकिस्तान दो डोमिनियन बनाए जाएंगे या उनकी स्थापना की जाएगी। उसके बाद बताया गया कि भारत और पाकिस्तान अपना अपना संविधान खुद बना सकेंगे और यह भी बोला गया कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहे तो भारत में शामिल हो सकती हैं, वो चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं और या वो चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं और उनको भी अधिकार होगा कि वो अपना संविधान क्या करें, खुद बना सकें। देखिए ये बंटवारे की बीज बो चुके हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स यहां पे क्या है, भारत पाकिस्तान दो हो ही गया और उसके बाद देशी रियासतों के लिए भी छूट दे रहे हैं कि आप चाहे तो अपना खुद का संविधान बना सकते हैं। और ये बताया गया कि जब तक भारत और पाकिस्तान का संविधान बन के तैयार नहीं हुआ है तब तक जो भारत में शासन का कार्य होगा वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत होगा। क्या बोला गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। कब तक, जब तक कि भारत का संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हुई। इसके बाद हम इससे पीछे जब क्लास लिए थे तो उसमें बताए थे कि भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया और जब भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया वहां पे ये भी बताए थे हम कि भारत मंत्री का पद अभी बरकरार था। तो इसमें क्या किया गया कि उसी भारत जो मंत्री का पद था इसको समाप्त कर दिया गया। ये सारे चीज आप नोट करते जाएंगे क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना, सारी चीजें आपको इतिहास में भी पढ़नी है लेकिन यहां पे बता देंगे तो सेम वही चीज आपको इतिहास में भी पढ़नी है। यहां पे देखिए इतिहास के, ये सब इतिहास की दृष्टि से ही हम बातें कर रहे हैं। यहां पे क्या किया गया कि भारत मंत्री का जो पद है उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद एक, चूंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा है तो विभाजन के लिए एक आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में, रेड क्लिफ की अध्यक्षता में। तो एक सीमा आयोग का गठन, सीमा आयोग का गठन। अगर इसी को आपको लिखना हो तो लिखेंगे कि इसी अधिनियम के तहत एक सीमा आयोग का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष कौन था, रेड क्लिफ था, ठीक है। और ये जो आयोग बनाया गया था इसमें 2 सदस्य कांग्रेस से और 2 सदस्य मुस्लिम लीग से थे और अध्यक्ष किसको बनाया गया था, रेड क्लिफ को बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद इसी अधिनियम के तहत जब भारत स्वतंत्र हो गया तो भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ठीक है। तो अंतरिम सरकार के गठन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें, वो भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। अंतरिम सरकार, क्योंकि जब तक भारत का संविधान बन के तैयार नहीं हो जाता है तो अब भारत स्वतंत्र हो चुका है 15 अगस्त 1947 को, तो इसको चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होगी ही। तो यहीं पे अंतरिम सरकार का गठन किया गया और यह स्वतंत्रता के बाद प्रथम बार था जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। स्वतंत्रता से पहले भी किया गया था, जब प्रांतों में किया गया था। 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए थे और उसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भी अंतरिम सरकार का गठन किया गया था, लेकिन उस टाइम हम लोग आज़ाद नहीं थे। यहाँ पे स्वतंत्र होने के बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया और जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया तो इसमें जो अध्यक्ष बनाया गया वो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया।
राजगोपालाचारी को बनाया गया और जो उपाध्यक्ष का पद दिया गया वो नेहरू जी को दिया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। ठीक है, पूरा नाम आप लोग लिखेंगे। उसके बाद विदेशी जो मामला था वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ही अंडर में था। उसके बाद गृह और सूचना और प्रसारण विभाग था, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया। रक्षा मंत्री जो बनाया गया, उससे पहले वाली सरकार में भी रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे, और यहाँ पे भी कौन बने? बलदेव सिंह जी को ही बनाया गया। उसके बाद जो वित्त मंत्रालय दिया गया वो षणमुखम सेठी जी को दिया गया। और यही वजह है कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन था, तो आप उत्तर टिक करके आते हैं षणमुखम सेठी जी। ठीक है, उसके बाद जगजीवन राम जो थे, ये प्रमुख रूप मंत्रालय है जो कभी कभार एग्जाम में भूला भटका क्वेश्चन आ ही जाता है, तो यही बता दे रहे हैं इसी वजह से। उसके बाद जगजीवन राम जी को श्रम मंत्री बनाया गया। रेल मंत्रालय जो था वो जान मथाई जी को दिया गया। और खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, इससे पहले जो अंतरिम सरकार का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था, वहां पे भी राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। और यहाँ पे भी खाद्य एवं कृषि जो मंत्रालय था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। और स्वास्थ्य मंत्रालय राजकुमारी अमृता कौर जी को दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम नोट कर लेंगे। गृह, सूचना और प्रसारण, ये किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई। उसके बाद वित्त मंत्रालय, ये षणमुखम सेठी। उसके बाद रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह। उसके बाद खाद्य एवं कृषि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। इसके बाद शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी को बनाया गया। और एक इंपॉर्टेंट चीज छूट रही थी, विधि मंत्री हमारे भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण मंत्रालय हो गए। रेल वाला हम बताए थे आप लोगों को, रेल मंत्रालय जान मथाई। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो यहाँ पे आज हम एक एकल संक्रमणीय मत पद्धति पढ़ लिए, उसके बाद स्वतंत्रता पूर्व संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठकें पढ़ लिए, उसके बाद माउंटबेटन योजना पढ़ लिए, उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ लिए, और उसके बाद अब पढ़ेंगे स्वतंत्रता अधिनियम का संविधान सभा पर प्रभाव। देखिए, जब भारत स्वतंत्र हो गया और भारत का विभाजन हो गया, तो विभाजन से पूर्व हम बताए थे कि 389 सदस्य थे संविधान सभा में। लेकिन यहां पे जब भारत का विभाजन हो गया तो 299 सदस्य भारतीय संविधान सभा में आए। ठीक है, और 299 में से 229 ब्रिटिश प्रांत से और 70 देसी रियासतों से।
क्वेश्चन ये पूछा है कई बार एग्जाम में कि भारत के विभाजन के फलस्वरूप संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप बोलेंगे 299 थी। ब्रिटिश प्रांत से कितने आते थे, 229 आते थे, और देशी रियासतों से कितने आते थे, तो 70 आते थे। एक चीज यहां पे और ध्यातव्य है कि भारत का विभाजन हो गया तो संविधान सभा का भी विभाजन हो गया, और जब विभाजन हो गया तो अंबेडकर जी जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे, ये विभाजन से पूर्व पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे, और जब विभाजन हुआ तो यह पाकिस्तान में चला गया। तो फिर इनको क्या कराया गया कि पूना सीट जो है बंबई में, पूना सीट, यहां पे उस टाइम M.R. जयकर थे, यहां से संविधान सभा के सदस्य M.R. जयकर, इनको इस्तीफा दिलवाया गया, और इस्तीफा दिलवा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इस सीट से भारत के संविधान सभा में दोबारा चुना गया। तो अगर यह पूछता है कि स्वतंत्रता से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहां से चुन के लाया गया था संविधान सभा में, तो आप बोलेंगे पूर्वी बंगाल से। और यह अगर क्वेश्चन पूछे कि विभाजन के उपरांत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी किस सीट से चुन के संविधान सभा में आए थे, तो पूना सीट से, और किसको इस्तीफा दिलवा के इस सीट पे इनको चुना गया, तो M.R. जयकर को। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आज के क्लास में बस इतना ही, और जो आगे की क्लास आएगी उसमें हम लोग संविधान निर्माण हेतु जो प्रमुख समितियों का निर्माण किया गया था, जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, और संविधान सभा या संविधान से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं वो भी पढ़ेंगे। मतलब आगे वाली जो क्लास है वो पूर्णतः फैक्ट बेस्ड रहेगी, क्योंकि किस समिति का कौन अध्यक्ष था ये फैक्ट ही है, इसमें कोई समझने वाली चीज ऐसी नहीं है। तो ठीक है, एक बार आज रिमाइंड कर देते हैं कि क्या क्या पढ़ाया हम लोगों ने, क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। तो आज हमने बताया एकल संक्रमणीय मत पद्धति के बारे में। उसके बाद स्वतंत्रता से पूर्व मैंने बताया कि प्रथम बैठक जी थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, और इसी में फ्रांस की परिपाटी के अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुई। उसके बाद तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, और इसी तृतीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, और यहीं पे 2 उपाध्यक्षों की नियुक्ति की गई, डॉक्टर H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी जी का। और यहीं पे एक चीज हम स्किप हो रही थी, B.N. राव, इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और कहाँ ये बैठक हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था, देशी रियासतों ने भी इस लीग में इस बैठक में भाग नहीं लिया था, प्रथम जो बैठक थी। उसके बाद 16 अगस्त 1946 को लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाई गई। क्यों मनाई गई ये भी बताए थे हम, कैबिनेट मिशन योजना के विरोध में। उसके बाद माउंटबेटन योजना के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर आए हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, और इसमें बताया कि जो इस अधिनियम को राजकीय स्वीकृति मिली वो 18 जुलाई 1947 को मिली। इसमें ये बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना की जाएगी। उसके बाद ये भी बताया गया कि ये दोनों देश अपने अपने संविधान का निर्माण खुद कर सकेंगे, और इसके बाद ये भी बताया गया कि संविधान निर्माण होने से
होने तक जो शासन होगा वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया जाएगा। उसके बाद इसमें देशी रियासत जो थी उसको भी अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो भाग ले सकती है इसमें, या तो स्वतंत्र रह सकते हैं और अपने संविधान का निर्माण खुद कर सकते हैं। फिर भारत पाकिस्तान विभाजन के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष था रेडक्लिफ। उसके बाद हमने बताया कि भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया। उसके बाद इसी अधिनियम के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष जो बनाया गया सी राजगोपालाचारी जी को बनाया गया, उपाध्यक्ष जो बनाया गया वो जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। उसके बाद विदेश मामला भी जवाहरलाल नेहरू जी के पास था। उसके बाद विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी को बनाया गया, वित्त मंत्री षणमुखम सेठी जी को बनाया गया, रक्षा मंत्रालय बलदेव सिंह को दिया गया, रेल मंत्रालय जान मथाई को दिया गया, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। ये सारी चीज़ों पे हम लोगों ने डिस्कस किया डिटेल में। गृह सूचना प्रसारण विभाग जो था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया। उसके बाद मैंने बताया कि स्वतंत्रता के बाद जो संविधान सभा का विभाजन हुआ तो सदस्यों की संख्या भारत में घटकर 299 रह गई, 229 आए ब्रिटिश प्रांत से और उसके बाद 70 आए देशी रियासतों से और स्वतंत्रता से पूर्व पूर्वी बंगाल से चुन के आए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और स्वतंत्रता के बाद बॉम्बे की पूना सीट से M.R. जयकर जी को त्याग पत्र दिला के उनके स्थान पे उनको चुना गया था। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे भारत के प्रस्तावना की तरफ। तो धन्यवाद दोस्त, आज के क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।